नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा में चीन के सैनिकों की घुसपैठ को बहादुरी से रोकने पर सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा, वे श्री अरबिंदो से प्रेरणा लें और विकसित भारत के सपने को साकार करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन को निर्देश दिया कि वे हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ कम करने और यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए चेक इन और बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीन के सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग की घटना पर रक्षा मंत्री ने आज लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि चीन के सैनिकों ने इस महीने की 9 तारीख को यांगत्से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 11 दिसंबर को दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों की फ्लैग बैठक में चीन के पक्ष को इस तरह की कार्रवाइयों से बचने और सीमा पर शांति तथा सद्भाव बनाए रखने को कहा गया। रक्षा मंत्री के बयान से असंतुष्ट कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट किया। श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी इसी तरह का बयान दिया। विपक्षी सदस्यों ने रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण देने की मांग की, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि ये एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर मंत्री के बयान पर स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति देने का कोई दृष्टांत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के समक्ष चुनौतियों से निपटने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो श्री अरबिंदो से प्रेरणा लें और विकसित भारत के सपने को साकार करें। जब प्रेरणा और कर्तव्य, मोटिवेशन और एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो असंभव लक्ष्य भी अवश्यंभावी हो जाता है। आजादी के अमृत काल में आज देश की सफलताएं, देश की उपलब्धियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कंबन कलाई संगम पुदुचेरी में आयोजित किया गया। श्री मोदी ने कहा कि श्री अरबिंदो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक थे, जिनके आदर्शों ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा कि देश का युवा एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र नीति से प्रेरित है। श्री अरबिंदो ने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृति को जान लेते हैं, जीने लगते हैं, तो हमारी विविधता हमारे जीवन का सहज उत्सव बन जाती है। साथियों, ये आजादी के अमृतकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे उत्तम प्रोत्साहन क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी तमिल संगमम इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे भारत अपनी संस्कृति और परंपराओं के माध्यम से देश को एकजुट करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम करने और यात्रियों के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए चेक इन और बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात करें। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को पत्र लिखा है। उसने हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर प्रतीक्षा समय के बारे में अपने सोशल मीडिया फीड पर रियल टाइम डेटा साझा करने का भी सुझाव दिया है। पत्र में कहा गया है कि ये संज्ञान में आया है कि कुछ हवाई अड्डों के एयरलाइंस चेकिंग काउंटरों पर सवेरे के शुरुआती घंटों के दौरान या तो कर्मचारी बहुत कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। लोकसभा में वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की पूरक मांगों के पहले चरण और वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा आज दोबारा शुरू हुई। पूरक अनुदान मांगों के अंतर्गत सकल अतिरिक्त व्यय के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए करीब 4.36 लाख करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त खर्च की मंजूरी के लिए संसद से अनुमति मांगी। अनुदान प्रस्तावों में 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक और सकल अतिरिक्त खर्च शामिल है। उर्वरक सब्सिडी अदायगी के लिए सबसे अधिक 1.09 लाख करोड़ रुपए का अनुदान मांगा गया है। पहले चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी और अतिरिक्त प्रावधान के लिए करीब 80,348 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने की मांग की गई। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मात्रा ने सरकार पर कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त न करने का आरोप लगाया। उनका यह भी आरोप था कि नोटबंदी के 6 वर्ष पूरा होने के बाद भी जाली नोट खत्म नहीं हुए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के AM आरिफ ने आरोप लगाया कि गरीबों को दिए गए ऋण का एक पेश भी न तो माफ किया गया है और न ही उनके सूद माफ किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जगदम्बिका पाल ने कहा कि पूरक मांगें बजट का हिस्सा हैं और किसानों को दी गई अधिक सब्सिडी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। उनका ये भी कहना था कि यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। केरल के इडुक्की के सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने मांग की कि सरकार मवेशियों के चारे और मवेशी पालन के लिए भी सब्सिडी प्रदान करे और उन्हें मनरेगा में शामिल किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में से 1,03,000 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के कर्जदारों से बकाये की वसूली की प्रक्रिया जारी है और बैंक विभिन्न वसूली तंत्रों के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। देश में लगभग 38 करोड़ सक्रिय जनधन खाते हैं और इनमें से केवल 10,79,000 जनधन खाते डुप्लीकेट हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने कहा कि 30 नवंबर 2022 तक देश में 47 करोड़ 57 लाख से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। किसानों, छोटे उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों जैसे लक्षित ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा शुरू की गई जागरूकता पहल के बाद योजना खातों में वृद्धि हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि विपक्ष राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा विदेशी अंशदान नियमन कानून के उल्लंघन के सवाल से बचने के लिए भारत चीन झड़प का मुद्दा उठा रहा है। आज संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। श्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में इस बारे में एक प्रश्न
सूचीबद्ध था, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए हमले में प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद भवन परिसर में आज गणमान्य व्यक्तियों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि देश उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने आज कहा कि पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को समर्पित मिशन लाइफ एक ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से भारत एक वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करता है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को जलवायु अनुकूल कार्रवाई के केंद्र में लाना है। श्री अय्यर मुंबई में आयोजित इन्फ्यूजिंग न्यू लाइफ इनटू ग्रीन डेवलपमेंट के साथ आयोजित पहली कार्यबल समिति में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, जल, एकल उपयोग प्लास्टिक, अपशिष्ट और ई-कचरे को सीमित करने तथा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने सहित 75 कार्यों को वर्गीकृत किया गया है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये बदलाव केवल देशों के माध्यम से नहीं आएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार से परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2022 से 2088 के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही में 1 अरब लोगों को जुटाना है। G20 संगठन के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की पहली बैठक के साथ ही वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की प्रथम बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। एक रिपोर्ट। G20 के भारतीय नेतृत्व में होने वाले पहले वित्तीय विषयों पर 40 बैठकों में से पहली बैठक ये होगी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कर्नाटक सरकार ने अपने पर्यटन स्थल और उपलब्धियों का प्रचार करने की योजना बनाई है। G20 बैठक के आमंत्रित गण्यमान्य व्यक्तियों को पारंपरिक शैली से मैसूर पेटा और चंदन की माला डालकर स्वागत किया गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। ये मैच आज देर रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। खेल डेस्क से ब्यौरे के साथ हैं लवलीन निगम। सेमीफाइनल मुकाबला लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां रविवार को फुटबॉल के इस महाकुंभ का निर्णायक मुकाबला भी होना है। पिछले 2 विश्व कप की उपविजेता टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अर्जेंटीना के लिए इस मैच से पहले एंजेल डी मारियो की फिटनेस सबसे बड़ा सवाल होगा, जबकि क्रोएशिया के सभी खिलाड़ी फिट हैं। अर्जेंटीना की शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं रही। उधर क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच भले ही गोल न कर पाए हों, लेकिन उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता। अब तक बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे ब्रोजोविच और गोलकीपर लेबरोविच भी अर्जेंटीना के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्रोएशिया को अर्जेंटीना की मजबूत दीवार को भेदना होगा। क्रोएशिया के मिडफील्ड ने डिफेंस के दम पर ही ब्राजील को बाहर का रास्ता दिखाया था। आज के सेमीफाइनल के बाद लियोन मेसी और लुका मॉड्रिच में से भी किसी एक का विश्व कप जीतने का सपना टूट जाएगा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक विशेष समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि देश में जल और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना महत्वपूर्ण है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों की घुसपैठ को बहादुरी से रोकने पर सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा वे श्री अरबिंदो से प्रेरणा लें और विकसित भारत के सपने को साकार करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइन को निर्देश दिया है कि वे हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम करने और यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए चेक इन और बैगेज ड्रॉप काउंटरों पर पर्याप्त कर्मचारी तैनात करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।